कॉमर्स के मेरे युवा छात्रों, जैसा कि आपको बता दिया गया है कि अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है साझेदारी फर्म का विघटन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आप सभी को अब यह अच्छे तरह से मालूम है कि साझेदारी फर्म का विघटन का तात्पर्य है फर्म का पूर्ण रूपेण बंद हो जाना। और जब फर्म पूर्ण रूपेण बंद हो जाता है तो फर्म में जितने भी साझेदार हैं वह अपनी निवेश किए गए पूंजी की मांग और उस फर्म से होने वाले लाभ और हानियों को बांटना चाहता है। ऐसी स्थिति में हम लोग आपको बता चुके हैं कि साझेदारी फर्म के विघटन के समय में जो लेखांकन किया जाता है उस लेखांकन में 3 प्रमुख खाते बनाए जाते हैं। वह लेखांकन का प्रमुख 3 खाते जो है उसमें पहला है वसूली खाता, जिसे हम लोग इंग्लिश में रियलाइजेशन अकाउंट कहते हैं। दूसरा है पूंजी खाता, जिसे हम लोग इंग्लिश में कैपिटल अकाउंट कहते हैं। और तीसरा है बैंक या रोकड़ खाता, जिसे इंग्लिश में कैश अकाउंट कहते हैं। इसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही कर लिया था और आपको बताया गया था कि अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि वसूली खाता कैसे बनाया जाता है। जैसा कि आपको बताया गया था कि रियलाइजेशन अकाउंट के अंतर्गत हम सभी संपत्तियों को बेचते हैं और वसूल की गई राशि से सभी दायित्वों का भुगतान करते हैं। इसके बाद जो शेष राशि बचती है वह रियलाइजेशन अर्थात कि वसूली से लाभ या हानि कहलाता है। ठीक है। और इस लाभ या हानि को साझेदारों के बीच बांट दिया जाता है। इसी वाकया से यह स्पष्ट हो जाता है कि वसूली खाता क्यों बनाया जाता है। तो वसूली खाता सभी संपत्तियों को बेचकर दायित्वों का भुगतान करने के बाद जो शेष राशि बचती है वह वसूली से लाभ या हानि कहलाता है और इस लाभ और हानि को साझेदारों के बीच में बांट दिया जाता है। तो आज जब हम वसूली खाता सीखेंगे तो हम यह जानेंगे कि सभी संपत्तियों को पहले हम बेचेंगे और फिर हम दायित्वों का भुगतान करेंगे। लेकिन जब इस सवाल को हम बनाते हैं तो कुछ बच्चे सवाल बनाते समय कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया संपत्ति कौन है और दायित्व कौन है। तो
रियलाइजेशन अकाउंट पढ़ने से पहले हम यह जान लेंगे कि संपत्ति के अंतर्गत कौन कौन से मदे आते हैं और दायित्व के अंतर्गत कौन कौन से मदे आते हैं। यह चीज़ आप आईकॉम फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं और प्रायः टीचर आपको यह समझाते रहे हैं, मैं भी समझाते रहा हूँ कि भाई संपत्ति और दायित्व के अंतर्गत आने वाले सभी मदों को हमेशा याद रखो, क्योंकि जब तक तुम अकाउंट्स पढ़ते रहोगे यह चीज़ बार बार रिपीट होगा। तो अधिकतर स्टूडेंट जिन्होंने भी टीचर की अपनी बात मानी होगी उन्हें संपत्ति के उदाहरण और दायित्व के उदाहरण अच्छे से याद होगा, किंतु जिन्होंने नहीं मानी होगी तो उसे याद नहीं होगा, और अगर जब तक वो याद नहीं रहेगा हम आगे के क्वेश्चंस को समझ नहीं पाएंगे। तो कुछ बच्चे जो नहीं उस चीज़ को याद रख सके हैं या फिर अगर याद है भी तो भूल चुके हैं, उनके लिए अभी हम फिर से उसे रिपीट कर दे रहे हैं। और अब तो अच्छे से याद ही कर लो, क्योंकि इसके बावजूद भी अभी आपको बीकॉम उसके बाद एमकॉम बहुत सारे अकाउंट्स पढ़ने हैं और सब जगह वह काम आएगा। तो बार बार क्या ये इसी तरह से लिखा जाएगा? शायद नहीं। मैं हूं कि आपको ये सारे चीज़ डिटेल से बता दे रहा हूं, लेकिन अधिकतर जगह इन सभी चीज़ों का विश्लेषण नहीं किया जाता है, तो ये चीज़ों को आप अच्छे से याद रखना। रियलाइजेशन अकाउंट, जैसा कि आप जान गए कि सभी संपत्तियों को बेचकर दायित्वों के भुगतान करने के लिए बनाई जाती है, तो इसके लिए हमें सभी संपत्तियों और दायित्वों को याद रखना है, जिसका लिस्ट मैं आपको दे दे रहा हूं, जिसे अच्छे से याद कर कर समझ लेना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले हम संपत्ति की चर्चा करते हैं। तो आपको मालूम है कि संपत्ति दो तरह के होते हैं, और संपत्ति का मतलब मैं सारांश में बता देता हूँ, इसकी परिभाषा नहीं है, सारांश बता देता कि वे तमाम वस्तुएं जो कि मूल्यवान होता है, जिसका मूल्य होता है और जिसे बेचकर धन अर्जित कर सकते हैं, वह संपत्ति कहलाता है। तो आपने जाना कि सारांश में संपत्ति क्या है। तो संपत्ति एक मूल्यवान वस्तु है। जितने भी वस्तुएं जिसका मूल्य है, जिसे हम बेचकर धन अर्जित कर सकते हैं, उन्हें हम संपत्ति कहते हैं। और यह संपत्ति दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा होता है करेंट एसेट। फिक्स्ड एसेट्स और करेंट एसेट्स में अंतर यह है कि जितनी भी संपत्तियां हैं, तो ये संपत्ति हो गया स्थिर संपत्ति और चालू संपत्ति, दोनों में अंतर क्या है? तो स्थिर संपत्ति वैसी संपत्तियां होती है जो किसी बिजनेस में 11 महीने से अधिक समय के लिए खरीदे जाते हैं, और चालू संपत्तियां वे है जिसका 11 महीने से कम समय के लिए खरीदे जाते हैं। और नाम यही है चालू संपत्ति, जो बढ़ते और घटते रहता है, लेकिन स्थिर संपत्ति अपने नाम के अनुसार स्थिर रहता है। हालांकि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि संपत्ति दो तरह की होती है, स्थिर संपत्ति और चालू संपत्तियां। हालांकि जब आप प्रश्न बनाएंगे तो आपको वहां पर केवल संपत्तियों से मतलब है, स्थिर और चालू से कोई मतलब नहीं। लेकिन फिर भी जानकारी के लिए मैंने लिख दिया कि संपत्तियां दो तरह की होती है, एक स्थिर संपत्ति और दूसरा चालू संपत्ति। स्थिर संपत्ति का मतलब हो गया बिजनेस में वह संपत्तियां जो लंबे समय के लिए, मतलब 11 महीने से अधिक समय के लिए लिए जाते हैं। तो उदाहरण के तौर पर देखिए, भूमि एवं भवन यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग, ये क्या है? तो लैंड एंड बिल्डिंग एक ऐसी संपत्ति है जो बिजनेस में कम समय के लिए लिया जाता है कि लंबे बहुत समय के लिए लिया जाता है। तो लैंड एंड बिल्डिंग जो है वह स्थिर संपत्ति हो गया। मशीन एवं संयंत्र, वो भी व्यवसाय में 11 महीने से कम के लिए लिया जाएगा कि अधिक समय के लिए? तो आप खुद कहेंगे कि नहीं सर, ये प्लांट एंड मशीनरी है या फर्नीचर है या भूमि एवं भवन है, ये सभी ऐसी संपत्तियां हैं जो कि बिजनेस में लंबे समय के उपयोग के लिए खरीदे जाते हैं। तो इस तरह से ये स्थिर संपत्ति के उदाहरण हो गए, जैसा हो गया लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, प्रेमाइसेस यानी कि परिसर, भवन का लंबा सा एरिया जो है वह प्रेमाइसेस यानी कि परिसर कहलाता है। मोटर कार यानी कि गाड़ी, आप जानते हैं। इन्वेस्टमेंट, विनियोग संपत्ति होती है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, तो इसके आगे लिखा हुआ है पट्टाधारी संपत्ति, प्रॉपर्टी का मतलब भी संपत्ति होता है, तो ये तो संपत्ति ही है। फिर ख्याति, ट्रेडमार्क, पेटेंट राइट और लाइसेंस, ये सभी ऐसे संपत्तियां हैं जो कि स्थिर संपत्तियां हैं। और आपको इसे अधिकतर चीज़ों को देखकर आपको लग रहा है ये चीज़ तो हम जानते हैं। हाँ, आप जानते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो आप इसे रट लेना कि ये सभी स्थिर संपत्तियों के उदाहरण हैं।
इधर जो मैंने लिखा चालू संपत्ति, आपको मालूम है कि चालू संपत्ति का मतलब ही होती है ऐसी संपत्तियां जो बिजनेस में 11 महीने के से कम समय के लिए होता है, जो हमेशा बढ़ते और घटते रहता है। तो कैश इन हैंड आप जानते हैं कि ये कभी भी स्थिर नहीं रहेगी, क्योंकि जैसे माल बेचेंगे तो आपके पास पैसा आएगा, बढ़ेगा, जैसे माल खरीदेंगे तो पैसा घटेगा, किसी से पैसा लेंगे तो बढ़ जाएगा और किसी को देंगे तो घट जाएगा, और ये काम निरंतर चलती रहती है। तो नगद पैसा संपत्ति होता है आप जानते हैं, लेकिन ये स्थिर नहीं रहती, इसलिए चालू संपत्ति के अंतर्गत आता है। बैंक में जमा पैसा, जानते हैं कि बैंक में भी पैसा जो बिजनेसमैन है वो प्रत्येक दिन या सप्ताह में पैसे जमा करता और निकालते रहता है, तो बैंक में जमा पैसे भी स्थिर नहीं रहती। बोलो सर बैंक में खुला करके हम छोड़ दिए 2-4 साल, अगर आप बैंक में जमा करके आप छोड़ भी दिए तो भी बैंक में प्रत्येक महीना इंटरेस्ट का पैसा देते हैं या कोई चार्जेस काटते रहता है, जिसकी वजह से बैंक में भी पैसे स्थिर नहीं होते। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक ये संपत्तियां हैं। बिल रिसेवेबल, सन्ड्री डेब्टर्स, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेज, एडवांस पेड, एक्रूड इनकम, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सभी संपत्तियां हैं। और इन वीडियो को रोककर इन संपत्तियों को अच्छे तरह से नोट कर लेना। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि ये सभी संपत्तियां हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इस चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे तो आपको केवल संपत्ति और दायित्व को जानना है, वो फर्क नहीं पड़ता है कि वो स्थिर संपत्ति है कि चालू संपत्ति है। हालांकि मैंने समझने के लिए स्थिर संपत्ति और चालू संपत्तियों को अलग अलग लिख दिया है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपने जाना कि संपत्तियों के अंतर्गत ये सभी मदे आते हैं। वीडियो को यहीं पर रोक करके आप इन संपत्तियों को लिख लेना और इसे अच्छे से याद कर लेना। तो आपने जाना कि ये सभी संपत्तियां के उदाहरण हैं, ठीक है। संपत्ति के बाद अब हम आ जाते हैं दायित्व की ओर। तो जिस तरह से संपत्ति 2 तरह के होते हैं, उसी तरह से दायित्व भी 2 तरह के होते हैं, आप जानते हैं। और दायित्व का मतलब क्या होता है? तो दायित्व का मतलब होता है कर्ज। अगर कोई व्यवसायी कर्ज लेता है तो वह दायित्व है, क्योंकि दायित्व का मतलब भी होता है वह चीज़ जो आपके पास है परंतु वह आपका नहीं है, आपको वह चीज़ देना है। तो जैसे कर्ज आप लेते हैं तो आपके पास कर्ज आता है, लेकिन वो पैसे आपके नहीं होते, वो कर्ज आपको देना होता है, तो यह दायित्व है। कर्ज को ही हम उधार कहते हैं, जब हम उधार लेते हैं तो कर्ज बढ़ता है। और ऋण का मतलब तो कर्ज होता ही है। तो आपने जाना कि दायित्व का मतलब कर्ज, उधार या ऋण होता है। अब कर्ज, उधार या ऋण जब कोई भी बिजनेसमैन लेता है तो उसे लौटाना है, देना है, इसलिए यह दायित्व कहलाता है। अब कर्ज, उधार या ऋण अगर हम 11 महीने से कम में चुका दिए तो वह चालू दायित्व, और 11 महीने से अधिक समय में चुकाना है तो वह स्थिर दायित्व। तो इस तरह से जिस तरह से संपत्ति 2 तरह के होते हैं, उसी तरह से दायित्व भी 2 तरह के होते हैं, स्थिर दायित्व और चालू दायित्व। दायित्व का मतलब कर्ज, उधार या ऋण। तो वह कर्ज, वह उधार या वह ऋण जिसे हम 11 महीने से अधिक समय में चुका सकते हैं वह स्थिर दायित्व कहलाएगा, और जो 11 महीने से कम समय में चुकाएंगे वह चालू दायित्व कहलाएगा। और यहाँ पर स्थिर दायित्व के उदाहरण और चालू दायित्व के उदाहरण यहाँ स्पष्ट तौर से लिखे हुए हैं। तो बैंक लोन, लॉन्ग टर्म बोरिंग का मतलब होता है उधार, और मॉर्गेज यानी बंधक ऋण, ये सभी जो है वो स्थिर दायित्व के उदाहरण हैं, और ये सभी चालू दायित्व के उदाहरण हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं मेरे प्यारे स्टूडेंट कि इस चैप्टर में पढ़ने के लिए आपको 2 चीज़ पे फ़र्क जानना है कि संपत्ति क्या है और दायित्व क्या है। इसलिए यहाँ पर दायित्वों को केवल आप याद कर लीजिए, कौन स्थिर या चालू दायित्व इससे मतलब नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए आप याद कर लीजिए कि ये सभी स्थिर दायित्व होते हैं और ये सभी चालू दायित्व होते हैं। मैं पुनः संक्षिप्त में बता दूं कि ये सभी उदाहरण संपत्ति के उदाहरण हैं, और ये जब भी प्रश्न में आएगा तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि भैया ये सभी संपत्तियां होती है। और जब इधर हम देखें तो इसको देख करके आपको समझ में आ जाए कि ये सभी दायित्व होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि संपत्ति और दायित्व को आप अच्छे तरह से याद कर लेंगे। तो मैंने वीडियो की शुरुआत यहीं से की थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो साझेदारी फर्म का विघटन है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसका मतलब होता है फर्म का पूर्ण रूपेण बंद हो जाना। और जब साझेदारी फर्म का पूर्ण रूपेण विघटन यानी कि बंद हो जाता है तो ये 3 लेखांकन किए जाते हैं। पहला वसूली खाता, दूसरा पूंजी खाता और तीसरा बैंक या रोकड़ खाता। आज के क्लास में मैंने कहा कि वसूली खाते पर डिस्कशन करनी है, तो आपको यह पता हो चुका है कि वसूली खाता हम क्यों बनाते हैं। तो यहाँ लिख दिए हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट के अंतर्गत हम सभी संपत्तियों को बेचते हैं, और जो संपत्तियों को बेचने से जो पैसे आते हैं
उसी को लिखा गया और वसूल की गई राशि से सभी दायित्वों का हम भुगतान कर देते हैं। इसके बाद जो भी शेष राशि बचती है वह रियलाइजेशन अकाउंट से लाभ या हानि कहलाता है। तो पहला काम हम रियलाइजेशन अकाउंट के अंतर्गत सभी संपत्तियों को बेचते हैं और वसूल की गई राशि से सभी दायित्वों का भुगतान कर देते हैं। इसके बाद जो शेष राशि बचती है वह रियलाइजेशन से लाभ या हानि कहलाता है और इस लाभ या हानि को फिर हम साझेदारों के बीच बांट देते हैं। तो मैंने कहा कि जब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट पढ़ेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट, नाम ही है अकाउंट यानी कि खाता, और अब जानते हैं कि जितने भी खाते होते हैं उस खाते के दो पक्ष होते हैं, एक होता है डेबिट पक्ष और दूसरा होता है क्रेडिट पक्ष। तो इस तरह से हमने जाना कि रियलाइजेशन अकाउंट के दो पक्ष होगा, एक भाग जो है वो डेबिट कहलाएगा, दूसरा भाग जो वह क्रेडिट कहलाएगा। फिर यहाँ पर लिखाएगा अमाउंट, तो हम लोग यहाँ पर पहला लिखेंगे पार्टिकुलर्स, फिर यहाँ लिखेंगे अमाउंट और ये पक्ष हो जाएगा आपका डेबिट। फिर यहाँ पर लिखाएगा पार्टिकुलर्स और फिर यहाँ पर लिखाएगा अमाउंट और ये पक्ष आपका कहलाएगा क्रेडिट। फिर आप कहोगे सर अकाउंट मतलब कि लेज़र, और लेज़र में तो सर 8 कॉलम होते हैं, तो सर इसमें डेट नहीं है, सर इसमें जेफ नहीं है। तो चूँकि ये फर्म का विघटन हो रहा है, फर्म पूर्ण रूपेण बंद हो गई है, आगे लेखांकन नहीं किए जाएंगे, तो इसके ऊपर में ही डेट एक बार लिख दिया जाता है कि भाई इतना तारीख को फर्म बंद हो गया और उस तारीख को खाते बनाए। इसलिए लेज़र अकाउंट में यहाँ पर डेट की आवश्यकता नहीं, इसलिए यहाँ पर डेट हम लोगों ने नहीं लिखा। चूँकि ये जर्नल की सहायता से भी नहीं बनेगा इसलिए यहाँ पर जेफ भी नहीं है। तो अभी जो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट का लेज़र बनाएंगे वहाँ 8 कॉलम नहीं बल्कि 4 कॉलम होंगे। एक पक्ष डेबिट का होगा, दूसरा पक्ष क्रेडिट का। डेबिट में पार्टिकुलर और अमाउंट, फिर इधर पार्टिकुलर और अमाउंट। इसके बाद से हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाने सीखेंगे। लेकिन इस रियलाइजेशन अकाउंट के नियम को अच्छे तरह से समझने के लिए आपको संपत्ति के अंतर्गत आने वाले मद और दायित्व के अंतर्गत आने वाले मदों को अच्छे तरह से याद कर लेना होगा, जो कि मैंने अभी आपको तुरंत वीडियो में पीछे बताया है। वहाँ पर वीडियो को रोककर आप अच्छे से सभी संपत्तियों और दायित्वों को याद कर लेना। मैं पुनः रिपीट कर दूं कि यहाँ पर बताया गया है कि संपत्तियाँ 2 तरह की होती है, स्थिर संपत्ति और चालू संपत्ति। लेकिन जब आप याद करेंगे तो सबों को याद कर लेना, क्योंकि इस चैप्टर में स्थिर या चालू से कोई मतलब नहीं है। तो आप याद कर लेना कि भैया संपत्तियों के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आता है और दायित्वों के अंतर्गत क्या चीज़ आता है। इसके बाद जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के नियम हम बताएंगे तो आपको अच्छे तरह से याद हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि आपको संपत्ति और दायित्वों के अंतर्गत आने वाले मदों को अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो आप उसे अच्छे से याद कर लेना। अगले वीडियो में हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के नियम को अच्छे तरह से समझा देंगे। आज के लिए इतना ही।